फेस्टिवल वॉयस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और सच्ची घटना पर आधारित एक पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अशोक है। मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मैंने सुना था कि पहला बच्चा माँ बाप का सबसे लाडला हुआ करता है और मैं इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि मुझे तो मेरे माँ बाप ने इस बच्चे संभालने के लिए पैदा किया था। 8 साल की उम्र में मेरी माँ ने छोटी बहन भाइयों को मेरे हवाले कर दिया था। मेरे पापा अपने कारोबार में बिजी रहते थे और मेरी माँ अपने घर के कामों में बिजी रहती थी। मेरी माँ के ज्यादातर काम घर से बाहर उनके मायके में ही होते थे। जब से मैंने होश संभाला था, रोजमर्रा को घर से बाहर जाते ही देखा था और उस बात पर रोज मेरे माँ बाप की लड़ाई भी होती थी। हम 3 भाइयों के ही एक ही बहन थी जो अब से पैदा हुई थी। तब से बहुत कमजोर थी और 5 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से वह इस दुनिया से चली गई और अपनी बहन की दुनिया से जाने पर मैं बहुत रोया था। मुझे मेरी बहन बहुत प्यारी थी। मेरी माँ की शादी ज्यादा उम्र के आदमी के साथ हो गई थी। मेरे पापा की उम्र में मेरी माँ से कहीं ज्यादा थी और इस बात को मेरी माँ ने कभी स्वीकार नहीं किया था और वह इस बात का बदला हम भाइयों से लिया करते थे। कभी घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। माँ की हरकतों को देख देख कर मुझे औरत जात से ही नफरत हो चुकी थी और एक रात पापा ने पहली बार मेरी माँ को बहुत मारा था कि वह अपनी पास्ट को भूल चुकी थी। मेरी माँ चुपचाप बनी मार खाती रही। मेरी माँ ने जिस बेल्ट से हमें मारा था, इस बेल्ट से आज पापा ने उनको मुस्कुरा रही थी और उसे मुस्कुराहट के साथ पापा से कहा था कि मैं तो इस दिन मान गई थी जब आप जैसे इंसान से मेरी शादी हुई थी। और ये मेरी माँ बाप ने दौलत की खातिर अपनी बेटी की कुर्बान दी थी। मेरे माँ बाप ने यह भी नहीं सोचा था कि एक लड़की जिसने सारी उम्र एक इंसान के साथ रहना है, वही उसकी पसंद का नहीं, तो फिर मैं क्यों इस बात का ख्याल करूं और क्यों उसकी औलाद का ख्याल करूं। तुम्हारी औलाद ने भी तो कल को हैवान ही बनना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने बाप के गुण उन्हें जरूर आने हैं। मेरी माँ की बात सुनकर पापा ने कहा, मुझे भी तो तेरी जैसी औरत नहीं चाहिए जिसे ना पति की परवाह है ना ही अपने बच्चों की। आज जो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई है, तुमने मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ तबाह करके रख दिया। किस बात का बदला लिया है तुमने मुझे? तुमने जितने पैसे कहे मैंने तुम्हारे हाथ पर रख दिए, लेकिन मेरे बच्चों के साथ क्या किया तुमने? मेरे पापा रोने लगे थे और सर पकड़ कर बैठ गए थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था जो पापा कह रहे थे कि तुमने मेरी इज्जत का और गैरत को नीलाम कर दिया है। फिर इस दिन पापा ने मेरी माँ को तलाक दे दिया और उनको घर से निकाल दिया था। हम तीनों भाई डरे हुए एक तरफ खड़े थे। मैंने हमेशा अपने घर में लड़ाई झगड़ा ही देखे थे, कभी दूसरे लोगों जैसे घर का माहौल नहीं देखा था। और फिर कभी दादी हमारे पास आकर रहती और कभी हमारे बाप। जिंदगी बस ऐसे ही गुजर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजर गया। मुझे अपनी जिंदगी का एक और झटका तब लगा जब मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। इस आदमी की तारीफ करने लगे कि इस आदमी ने इतनी उम्र में भी कैसे शादी कर ली। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने उस वक्त तक काफी समझदार हो चुका था। मैं लोगों के सामने उठकर चल भी नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगता जैसे पापा ने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और सौतेली माँ को हमारे सर पर लाकर बैठा दिया है। एक बार पापा ने मुझे मेरे पास बुला लिया और कहा, मैंने जो किया है यह सब तुम लोगों के भले के लिए ही किया है। मुझे अपनी माँ और बहन का पहले ही पता है। सब लोगों ने हमेशा ही मुझे मसीह ही समझा है और मेरी शादी तब तक ना हो जब तक मैंने अपने सब भाई बहनों और भाइयों की शादी न कर दी। इसीलिए मेरी इतनी उम्र हो गई थी, मेरी जवानी उन लोगों की भेंट चढ़ गई थी। पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं एक कमजोर आदमी था। जो तुम कभी मेरे जैसे मत बनो, हो सके तो अपने बारे में करे फैसला जरूर लेना। दूसरे की बातों में मत आना। तुम जवान हो, अपनी जिंदगी गुजारो और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। मेरे साथ अपना कारोबार भी संभालो। और मैं खामोश सुन रहा था। मुझे ज्यादा बोलने की वैसे भी आदत नहीं थी। माँ बाप अपनी शान और
खुदगर्जी में अपने बच्चों का बहुत नुकसान कर जाते हैं, जिसका किसी को भी अंदाज नहीं हो सकता। अगर मेरे माँ बाप के साथ जाती हुई थी तो उन्होंने भी हमारे साथ वही किया था जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया था। मेरी सगी माँ और सौतेली माँ में कोई फर्क नहीं था। बस फर्क इतना था कि सौतेली माँ पापा के आगे पीछे घूमती थी और हमारी शिकायत भी लगाती थी। उसके बाद पापा भी हमें डांटने लगते थे। तब मुझे एहसास होने लगा कि जैसे मेरी सगी माँ का तो कोई कसूर ही नहीं है, जितनी उनको सजा मिली। पापा भी तो उनमें बराबर के कसूरवार थे, जितना ख्याल अपनी दूसरी पत्नी का रखते हैं। अगर इससे थोड़ा सा भी वह मेरी माँ का ख्याल रखे तो हमारी माँ कभी ऐसी ना होती। मैं जवान हुआ तो मैंने अपने पापा के साथ कारोबार में काम करना शुरू कर दिया। मेरी सौतेली माँ को बहुत एतराज था। वह कहती थी कि उसे विदेश मेरे भाई के पास भेज दो, मगर पापा ने इस बार उसकी बात अनसुनी कर दी और मैं पापा के साथ उनका कारोबार संभालने लगा और बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। मेरी सगी माँ भी पता नहीं कहाँ जा चुकी थी। मैंने बहुत तलाश किया पर मेरे ननिहाल वालों को भी नहीं पता था, बल्कि वह लोग जो हमें दीवाना भी पसंद नहीं करते थे। जब एक दिन पापा ने कहा कि वह मेरी शादी करना चाहते हैं, यही उम्र होती है शादी की, पर मेरी उम्र अभी 24 साल की थी और वैसे भी बचपन की बुरी यादें भी वह मेरे दिमाग में अभी निकल नहीं थी। उसके बाद शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे औरत जात से यकीन ही नहीं था। मुझे औरत जात से नफरत हो चुकी थी। मुझे लगता है कि सब औरतें एक जैसी होती है। पहले मेरी अपनी सगी माँ, फिर दादी, फिर बाबा, फिर सौतेली माँ, सभी तो एक जैसी थी। मतलब पारस अपना मतलब निकालने वाले सालों से हम भाइयों के दिलों में अपनी माँ के लिए अब नफरत पैदा हो चुकी थी, क्योंकि बाप ने आकर बताया था कि तुम्हारी सगी माँ ने अपने पुराने आशिक से शादी कर ली है और वह उस आदमी के साथ बहुत खुश है। और उस दिन दादी ने मेरी सगी माँ के बारे में बहुत कुछ गलत बातें की थी, जिनको सुनना मेरे बस की बात नहीं थी और मैं उठकर बाहर आ गया था। मैंने तो बस यही सीखा था कि कभी औरत को अपने बस के बराबर की इज्जत नहीं देनी चाहिए, वरना बहुत सर पर चढ़कर आदमी के सर पर जुतियां मारती है। और आज यह बात सच हो गई थी। मेरी माँ ने इस कहावत को सच कर दिखाया था। फिर एक दिन मेरे पापा ने अपने दोस्त की बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरे अंदर पेस्ट के तमाम जख्म भरे हुए थे। मुझे औरत जात से डर लगने लगा था। मैंने पापा के रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया और उनको बताया कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करना चाहता। पापा ने पूछा, क्या किसी और लड़की को पसंद करते हो तो बता दो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मैंने उन्हें विश्वास दिलाई कि ऐसी कोई बात नहीं है। बस माँ ने हमारे साथ जो किया है मैं उसे भूल नहीं पा रहा। हर औरत में मुझे अपनी माँ की परछाई दिखाई देती थी। जब मैंने पापा को यही बात बताई तो उन्होंने कहा कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी लड़की है और एक बड़े खानदान से है। तुम्हारी माँ की तरह बेवफा और भूखे नंगे खानदान से नहीं है। जिसने कभी ऐसा ना देखा हो। और पापा के चेहरे की तरफ देखकर लग रहा था कि, और दिल एक बार फिर मुझे कह रहा था कि पापा बेकार है। जो माँ ने अपने घर को नहीं देखा और फिर पापा ने मेरी शादी कर दी। मैं बहुत चुपचाप था। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी भी जरूर किसी के साथ किसी को पसंद करती होगी और उसके घर वालों ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी कर दी होगी और फिर वह भी मेरे साथ वही करेगी जो मेरी माँ ने मेरे बाप के साथ किया था। बाप ने भी अपना घर नहीं बसाया था। ना जाने कब से उठकर मायके में आकर बैठी हुई थी। दूसरी माँ और उनके झगड़ा भी बढ़ चुके थे। हर रोज एक नया तमाशा लगा रहता था। मेरे घर के बारे में कोई भी यह नहीं कह सकता था कि कितना अमीर घर और घर में रहने वाले लोग जानवरों की तरह लड़ते हैं। मेरी शादी प्रीति से हुई। मेरे दिल से डर अभी तक दूर नहीं हुआ था और शादी के पहले रात उसने मुझे सही तरह से बात भी नहीं की थी। वह हर समय चुप रहती थी। जब एक दिन मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे बहुत से सपना थे जो अधूरे रह गए। मैंने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, बस मुझे कभी धोखा मत देना। मुझे तुमसे केवल वफा चाहिए। मेरे बात सुनकर वो चुप हो चुकी थी। उसकी खामोशी मुझे किसी शक में नहीं डाल रही थी। शादी को 4 महीने हो गए थे। हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध तो बन चुके थे, लेकिन रात को जब
मैं उसे प्यार करने के लिए उसे अपनी बाहों में भर लेता तो उसका शरीर एकदम वजन सा होता। उसमें कोई भी हरकत नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसने मजबूरी में खुद को मुझे सौंप रखा है। उसके बोलने का अंदाज भी अच्छा नहीं लगता और मैं यही सोचकर खुद को तसल्ली दिया करता था कि एक लड़की को अपना घर छोड़कर आना कौन सा आसान होता है। शायद इसीलिए इस तरह से रहती हो। धीरे धीरे उसका रवैया ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद का उल्टा हो गई थी। वह मेरे आगे पीछे घूमती रही, मेरी एक भी आवाज पर दौड़ी चली आती और मैं समझ न सका। वह अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। अभी तक उसने मुझे लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया था। वह मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती। हालांकि घर में नौकर भी थे, पर फिर भी वह खाना खुद ही बनाया करती थी। खाना खाकर मैं गहरी नींद में सो जाया जाता। अब मेरी तबीयत भी कुछ खराब रहने लगी थी। एक दिन तंग आकर मैं डॉक्टर के पास अपने दोस्त को लेकर गया। कुछ दिनों से तो मैं अपने कारोबार पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी को मेरी बीमारी से कोई ज्यादा सरोकार नहीं था। वह हर वक्त बिजी सजी सबरी इधर उधर घूर में घूमती रहती। धीरे धीरे हमारी शादी को 7 महीने होने वाले थे जब एक दिन मेरी पत्नी ने बहुत ही बड़ा सा मुंह बनाकर कहा कि आप बाप बनने वाले हैं। ऐसा लगता था जैसे मेरी पत्नी इस खबर से खुश नहीं है, लेकिन इस खबर से मैं सोचता हूँ कि मैं भी खुश नहीं हुआ था, क्योंकि दुख तकलीफों से भरा बचपन जो मैंने गुजारा था, वैसे ही हालात का सामना शायद अब मेरे बच्चे को उसे करना पड़ता। अगर किसी को भी मेरे विचारों का पता चल जाता तो शायद वह मुझ पर हंसता, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी औलाद पैदा ही ना हो। क्योंकि वह जब से मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मुझे किसी चीज़ की भारी नशीली चीज़ खिलाई जाती है, तब से मेरा शक अपनी पत्नी पर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर मैंने पहले बार अपने पति पर हाथ उठा दिया, जो मुझे नींद की दवा देकर खुद किसी मर्द से फोन पर बातें कर रही थी। मैंने उसी दिन अपनी पत्नी का दिया हुआ दूध का गिलास एक तरफ रख दिया था और बस पीने का बहाना किया था, लेकिन उसे पिया नहीं। मैंने अपनी पत्नी की सारी बातें सुनी थी। वह किसी लड़के से फोन पर प्यार भरी बातें कर रही थी। मैं जिस बात से डरता था वही हुआ। मैंने पूरी कोशिश की थी कि वह सब ना करो जो पापा ने किया था, पर वही हुआ कि मेरी पत्नी भी बेवफा निकली और मेरा हाथ भी मेरी पत्नी पर उठ गया। मेरी पत्नी किसी को पसंद करती थी और जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि आपकी कोई गलतफहमी हुई है, समय किसी लड़के को नहीं जानती, जबकि मेरे पास उसके आशिक और उसके सारे सबूत थे। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आपका दिमाग ही गंदा है, जो मेरे कैरेक्टर पर शक कर रहे हैं, जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ। मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ। उस बात पर मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा था। मैंने प्रीति पर पागलों की तरह चिल्ला रहा था। अगर उस समय कोई मुझे इस हालात में देख लेता तो मुझे पागल ही कहता। अब हर रोज मेरी जुल्फ बढ़ चुके थे। मैंने अपनी पत्नी से मोबाइल छीन लिया था, इस पर पूरी नजर रखता था। धीरे धीरे मुझे अपनी जिंदगी से ही नफरत होने लगी थी। मेरा दिल करता था कि मैं मर जाऊं। मेरी जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई थी। और पापा से जब कहा कि मैंने आपसे कहा था मुझे औरत जात से डर लगता है, लेकिन आपने मेरा विश्वास नहीं किया और जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। पर पापा ने कहा कि तुम्हें बहम की बीमारी है। मगर अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। आज एक बच्चा पैदा हो रहा है, कल को और भी शुरू होगी और फिर सबकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी कि मेरी है। पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस बच्चे का क्या कसूर है, इसकी तो जिंदगी मत बर्बाद करो। हो सकता है बच्चा होने के बाद तुम्हारी पत्नी सुधर जाए। तुम अपनी पत्नी को एक मौका और देकर देखो। अपने दोस्त की बात मानकर मैंने प्रीति को साथ रखने का फैसला कर लिया। मैं उससे एक मौका और देना चाहता था, पर मेरी पत्नी हर बार मुझे गुस्सा दिलाती और मैं गुस्से से पागल होने लगता। मेरी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी पत्नी उसको पैदा करते वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। ज्यादा ही पीड़ा हो गया था। अब मगर करने से पहले उसने डॉक्टर से कहा था कि मेरी बेटी को अनाथ आश्रम में दे देना और मेरे पति को कभी मत देना। मैंने अपनी बेटी को देखा और अपनी बेटी को देखते ही मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत उभरने लगी थी। मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना चाहता था कि अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, इतनी बच्ची की खातिर। लेकिन इससे पहले ही सुबह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं उसे बताना चाहता था कि
मैं इतना बुरा इंसान नहीं था, पर वह जानबूझकर मुझसे गुस्सा दिलाती थी, जिससे मेरा हाथ उस पर उठ जाता जाया करता था। कोई भी मर्द एक औरत की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह तो फिर मेरी पत्नी थी, मेरे साथ धोखा कर रही थी, मुझे खाने में नींद की दवा मिलाकर खिलाती रही थी। मैं रो रहा था। डॉक्टर मुझे मेरी बेटी नहीं दे रहे थे। तभी मैं चुपके से अपनी बेटी को उठाकर अस्पताल से भाग आया। मैं उस दिन किसी से भी मिले बगैर दूसरे शहर आ गया, और मुझे डर था कि कोई मुझे मेरी बेटी छीन ना ले। वो मेरा खून है, मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है। मैं अपने शहर से बहुत दूर किसी अनजान शहर में चले जाना चाहता था, इसीलिए मैंने यह ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन के बाद मैं एक बस में सवारी कर रहा था और दूसरे शहर जाते हुए जब रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो सब सवारियां गाड़ी से बाहर निकल आए। खराब हुई थी। वह थोड़ा सुनसान इलाका था, जंगल का रास्ता पड़ता था, और वहां पर इन सर्दियों में पड़े एक गद्दे पर मेरी नजर पड़ी थी। शायद किसी बच्चे से गिरा था, जिसको मैं उठाकर ले आया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने वहां पहुंचकर एक मकान किराया पर ले लिया। मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी थे। कुछ साल के लिए एक बुद्धि औरत अपनी बेटी की देखभाल के लिए रख ली, जो हर वक्त मेरी बेटी का ध्यान रखते थे। जब मेरी बेटी 5 साल की हुई तो उस बुद्धि औरत की मौत हो गई। मैं खुद अकेले ही अपनी बेटी को संभालने लगा, उसे घर के अंदर ही रखता था। जब उसके स्कूल जाने की उम्र हुई तो उसे खुद पर ही पढ़ाने लगा। जब बाहर की दुनिया मैंने उसे नहीं दिखाई थी, वह बस घर पर ही उसे गेंद के साथ खेलती रहती थी। पता नहीं मेरी बेटी को उसे बुद्ध से इतनी मोहब्बत क्यों थी। एक पल के लिए भी उसको खुद से दूर नहीं करती थी। मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मुझे कभी छोड़कर इस ब्राह्मण दुनिया का हिस्सा बने। शायद मुझे दिमागी मरीज समझने लगे थे कि मैं ऐसा ही था। अब जैसे तैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर का डर भी बड़ा हो रहा था। मेरी बेटी 13 से 14 साल की हो चुकी थी, और एक दिन उसने मुझे जिद की कि मुझे इस गॉड से शादी करना है। मुझे अपनी बेटी की बात बचकानी तो लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी शायद मेरी बेटी में बचपन है। वह गॉड गुड़िया को खेल रही थी, बड़ी हुई थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे, शायद इसीलिए उसके दिमाग में यह गुड़ियों की शादी वाला खेल चला था। मैं अपनी बेटी की बदलने के लिए उसे गुड्डी से अपनी बेटी की शादी कर दी। मेरी बेटी को अभी इतनी समझ नहीं थी कि मेरे जैसा जालिम अब शायद कहानी नहीं होगा, जिसने बेटी को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखने के लिए एक भी जान गुड्डी से ऐसे ही उसकी शादी कर दी थी। तब मेरी बेटी की उम्र 14 साल की थी। मुझे इस शहर में नौकरी भी मिल चुकी थी। मैं जब भी काम से घर आता तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। घर की साफ सफाई, खाना पकाना सब मैं ही करता था। लेकिन कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया था कि अब मैं काम से घर जाता तो घर के सारे काम किया हुआ मिलते, और खाना भी बना हुआ होता था, और मेरी बेटी अंदर बैठी गुड़िया के साथ बातें कर रही होती। कभी कभी मुझे अपनी बेटी पर तरस भी आता था कि उसको मैंने इस घर में कैद करके रखा हुआ है। मेरी बेटी को तो अभी शादी का मतलब ही नहीं पता था, और मैंने उसकी शादी उस गुड से ही कर दी। उसके कमरे में रात को हंसने की आवाज़ भी आई, और सुबह उठने से पहले मेरा नाश्ता भी बना हुआ मिलता, और पूरा घर साफ सुथरा होता। मुझे बहुत खुशी होती कि मेरी बेटी 14 साल की उम्र में ही पूरा घर संभाल लिया है। मेरे दोस्तों ने कहा कि शादी कर लो। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी ना होती तो मैं कब का खुद का ख़त्म कर चुका होता, लेकिन शादी तो हरगिज़ नहीं करता। मैंने शादी के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी के नाम ही कर देती। मुझे अपने भाइयों की कोई परवाह नहीं थी, सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी थे। मैं कहा था कि शहर में था, किसी को मेरे बारे में कुछ भी खबर नहीं था, और मैं इस बात से खुश थी कि और मैं अपनी बेटी के साथ बहुत ही सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन देखा कि मेरी बेटी बहुत सारा खाना लेकर अपने कमरे में जा रही थी। जब मैंने पूछा तो कहने लगी, पापा, मैं और मेरा गुड्डू या खाना खाएंगे। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है, और थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकली तो उसकी प्लेटों का सारा खाना खत्म था। उस रोज मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया था। जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ, उस समय मेरी बेटी का क्या दोष था। मुझे ऐसे अपनी बेटी को छुप कर नहीं रखना चाहिए था। एक दिन अचानक मेरी बेटी रोने लगी।
उसके पेट में दर्द था। जैसे ही मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने जो खबर सुनाई उससे तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। मैंने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया था। वह मेरे मायूस बच्ची पर इल्जाम लगा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अगर विश्वास नहीं हो तो किसी और डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। और मैं अपनी बेटी को लेकर दूसरे डॉक्टर के पास गया। सब डॉक्टर ने यही कहा कि तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। मैं रोता हुआ घर आ गया था, जबकि मेरी बेटी मुस्कुरा रही थी और खुद से धीरे धीरे बातें भी कर रही थी। मुझे गुस्सा भी आने लगा और कई शक मेरे दिमाग में आने लगे कि कहीं मेरी घर से जाने के बाद कोई घर पर आता तो नहीं। इस परेशानी के हालात में मैं घर पहुंच अपनी बेटी का को घर पर छोड़ और अपने एक दोस्त के पास चला गया। वह मेरा इकलौता दोस्त था जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मैंने उसे अपनी बेटी के बारे में सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वह भी परेशान हो गया और मुझे लेकर अपने एक अनजाने जानने वाले के पास गया, जो कि एक बहुत ही पहचान वाले हुए बाबा थे। मेरी सारी बात बाबा को बता दी कि मेरी बेटी खुद से बातें करती है, कमरे में ढेर सारा खाना लेकर जाती है। इतनी कम उम्र में भी उसने पूरा घर ऐसे संभाल रखा है जैसे कामकाज में कितनी निपुण है। हालांकि मैंने अपनी बेटी को आज तक कोई भी काम करना नहीं सिखाया, यहाँ तक कि मेरी बेटी शादी से पहले ही माँ बन गई। मेरी बात सुनकर वह जोगी बाबा बोले कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, अगर बताया तो तुम्हारी बेटी की जान भी जा सकती है। जैसे ही चंद के पहले सोमवार की रात आए, अपने घर के सभी दरवाजे बंद कर देना। हम तुम्हारे घर मेहमान बनकर आएंगे। और कुछ सामान बताया जिसे मैं जाते समय घर ले आ गया था। अब मेरे दिन गिन गिन कर गुजरने लगे थे। मेरी बेटी के कमरे से हंसने की आवाज अब भी आई थी। मैं तो समझा करता था कि शायद मेरी बेटी को कोई दिमागी समस्या है, शायद इसीलिए वह खुद ही करती है। मैं किचन में गया तो बर्तन और पूरा किचन बिल्कुल साफ था। बेटी के कमरे में जाकर देखा तो मेरी बेटी भी सो रही थी। इतनी जल्दी भला घर का काम कौन कर सक गया। खाना भी बन जाता था, जबकि मेरी बेटी को तो अभी चाय भी बनाना नहीं आया था। धीरे धीरे मेरे घर में मांस की गंदे बदबू फैलती जा रही थी और घर के पौधे भी सूख चुके थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, पापा, उस दिन आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैंने कहा कि बस एक दोस्त से मिलने गया था, उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। इतने डर में हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने मेरा दोस्त और वहीं बाबा खड़े थे। उनके साथ उनके दोस्त इससे और भी बेवह घर के अंदर दाखिल हुए और इसी समय घर के दरवाजे बंद हो गए थे। मेरी बेटी ने एकदम गुस्से से पूछा, यह कौन लोग है। उसका रंग एकदम सफेद पड़ चुका था। मैंने कहा कि यह सब मेरे मेहमान है। वो एकदम से घबरा गई थी और वापस उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो बाबा ने उसके पैरों पर अचानक जंजीरों से जकड़ लिया। मेरी बेटी चिल्लाने लगी, पापा मुझे बचा लो। उस बाबा के शिष्यों ने जल्दी जल्दी पूरे घर में एक अजीब तरह की मिट्टी फेंक दी और उस पर पानी का छिड़काव कर दिया था। मेरी बेटी की हालात खराब हो रही थी, मगर वह बाबा आकर आग जलाकर उसमें मेरी बेटी के सभी खिलौने और उसके इस्तेमाल की हुई सभी चीजों को फेंक रहे थे। और जैसे ही गुड्डू आग में फेंकने लगे तभी मेरी बेटी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार मेरी बेटी की चीखने की जो आवाज़ थी वह मेरी बेटी की नहीं बल्कि वह तो किसी मर्द की आवाज़ थी। धीरे धीरे हर तरफ फैला था। मेरी बेटी मर्द की आवाज़ में चीखू चीखू कहकर रोने लगी थी। जब बाबा ने कहा कि इस लड़की का पीछा छोड़ दो, इसके शरीर से निकल जाओ, पर वह मर्द हंसने लगा था। वह बोल रहा था कि एक दिन किसी बाबा ने उस गड्ढे में कैद कर दिया था और उसको शहर से बाहर फेंक दिया था और मैं उस गुड्डी को घर ले आया था तो मेरी बेटी उससे खेलने लगी थी। मेरी बेटी ने उसके धागे को काट दिया था, जिससे वह शैतान आजाद हो गया था और मेरी बेटी पर कब्जा कर लिया था। और मैं कितना था कि जो इस मामले में बेखबर था। मैं रो रहा था और अब मेरी बेटी बेहोश हो चुकी थी। बाबा ने उस पर से शैतान को मेरी बेटी को आज़ाद करने को कहा। बाबा के मेट्रो से वह शैतान मेरी बेटी के शरीर से निकल चुका था। बाबा ने उस शैतान को कैद कर लिया। मैं अपनी बेटी को लेकर दूसरे शहर चला गया। वहां जाकर कुछ महीने तक उसका इलाज चलाता रहा।
वह प्रेग्नेंट नहीं थी। यह सब इस शैतानी आत्मा की वजह से हो रहा था। फिर मेरी बेटी ठीक हुई तो मैंने उसकी शादी अपने इस दोस्त के बेटे से कर दी। मेरी बेटी को कुछ भी याद नहीं था। अब अपने पति के साथ बहुत खुश है और मेरा दामाद भी मेरे साथ ही रहता है। मेरे दोस्त का मेरे ऊपर बहुत एहसान है जो उसने मेरी बेटी का मान रखा था कि मुझे मेरी बेटी और दामाद के साथ रहने दिया। पूरे 9 साल मैंने जिस परेशानी में गुजरे थे मैं ही जानता था, लेकिन आज मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। आज मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं, स्कूल से आते हैं, घर में ना 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 कहकर मुझसे चिपक जाते हैं और मैं दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लेता हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और कहानी का कौन सा पार्ट्स में कौन सी बात आपको अच्छी लगी या कौन सी बात का समझ में नहीं आया, इस कहानी के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू। और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।